हर्षल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को? जिस तरह से हमने सेफ हेवन यहाँ पर यूएस डॉलर को बनता हुआ देखा है, साथ ही साथ क्रिप्टो में अच्छी खासी तेजी है। अप्रैल के महीने में 16% की बढ़त यहाँ पर बिटकॉइन में देखने को मिली है, जबकि गोल्ड नेगेटिव में है। जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक गोल्ड का जो कोरिलेशन हमने सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर देखा, आई थिंक ये लेटेस्ट एस्केलेशन की जो फियर्स है वो फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस को लेके जो एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी ग्लोबल बैंक्स ने अपने ऑयल के फोrecast इस साल के लिए ऊपर कर लिए। तो जो एक टेम्पररी लग रहा था कि ऑयल प्राइस ऊपर होंगे और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी जो टेम्पररी लग रहा था, अब इंक्रीजिंगली मार्केट में ये फियर है कि शायद ये ज्यादा एंट्रेंच्ड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इसके जो इम्प्लीकेशंस है कि शायद बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स या तो रेट्स होल्ड करेंगी या पोटेंशियली हाइक भी करेंगी। तो आई थिंक ये फैक्टर्स जो है वो ब्रॉडर प्रेसियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में दबाव बना रहे हैं। तो आई थिंक ये डायनामिक जब तक ऑनगोइंग है तब तक हमने जो वॉलेटिलिटी देखी है इन अ वे गोल्ड में वो चलती रहेगी। तो अभी फिलहाल हमारे जो लोअर एंड ऑफ द रेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4500 टू 5000 की जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसमें इट्स टुवर्ड द लोअर एंड नाउ। तो 4500 के आसपास आई थिंक बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। सिमिलरली सिल्वर में 70 टू $80 का एक ब्रॉड रेंज है, जिसमें अगेन वो लोअर एंड ऑफ द रेंज टुवर्ड 70 अब जाता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म डाउनसाइड अभी भी बरकरार रह सकती है, बट बियॉन्ड दिस जब ये इकोनॉमिक स्लोडाउन में बदलेगा, ये जो इन्फ्लेशनरी शॉक है वो, तब शायद गोल्ड सिल्वर में फिर से हमें रैली आती दिखेगी। हर्षल, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से कम इंपोर्ट की बात हुई है पिछले 2 महीने में, क्या आपने चेंज किया है अपना इस कैलेंडर ईयर के लिए इंपोर्ट के नंबर्स? आपको लगता है कमजोर रह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले? देखिए, प्योरली डिमांड पर्सपेक्टिव से अगर प्राइस हायर रहते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि 5 से 10% की वीकनेस वैसे इंपोर्ट में आ सकती है। लेकिन सिर्फ ये जो शॉर्ट टर्म जो इंपोर्ट्स बंद है उसके बेसिस पे ये हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि यूजुअली होता है कि जब ये इंपोर्ट्स खुलेंगे और अगर फेस्टिव सीजन आएंगी तो इक्वली फास्ट इंपोर्ट्स रिबाउंड भी हो जाएंगे। तो जस्ट बिकॉज अप्रैल मंथ जो एक्सपेक्टेड है कि काफी वीक हो सकता है, रिकॉर्ड लो भी हो सकता है इंपोर्ट्स में, पर उसके बेसिस पे हमारा फुल ईयर फोकस वैसे इंपैक्टेड नहीं है। बट ब्रॉडली यस, गिवन द प्राइस इंडिया में डिमांड स्पेशली ज्वेलरी साइड पे जो हमने स्लो डाउन आते हुए देखा है लास्ट 2 सालों में, उस वजह से वॉल्यूम्स में डेफिनेटली इंपैक्ट होंगे। हमारे साथ कच्चे तेल पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र जी, शुक्रिया बहुत साथ जुड़ने के लिए। कैसे आप देखते हैं यूएई का जो ओपेक की तरफ से एग्जिट है? 12% ओपेक की जो कंट्रीब्यूशन है यूएई की तरफ से आती है, चौथा सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर भी है ओपेक में। काफी सारे फीलर्स ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं यूएई की तरफ से कि वो ओपेक छोड़ना चाहते हैं। जिस समय पे ये हो रहा है, कैसे रीड करेंगे और क्या इम्पैक्ट रह सकता है लॉन्गर टर्म के हिसाब से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यूएई की रीडिंग है जो काफी हद तक सही है कि आने वाले समय के अंदर तेल की डिमांड जो है वो उसमें जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जो ओपेक करता है, क्योंकि वो एक कार्टेल है, उनकी जो जोर होता है इस बात पर ज्यादा होता है कि कीमत ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई साइड पर कम होता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट और ज्यादा मार्जिन, और खास तौर से ओपेक के अंदर जो एक तरीके से आम आदमी की भाषा में कहा जाए जो दादागिरी है, वो तो सऊदी अरब की चलती है, और ओपेक प्लस होता है तो साथ में रशिया उनके साथ हो जाता है। तो जो यूएई वगैरह जो है पिछले 3 साल से वो देख रहे थे कि उनकी बात को ज्यादा सुना नहीं जाता। हालांकि जो भी डिक्टेट आते थे ओपेक से, वो यूएई उसको बिल्कुल अनसुना कर देता, ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तो तभी से लग रहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं इनका मन जो है वो ओपेक से उतर चुका है, और साथ यूएई और सऊदी अरब के जो संबंध है उनके अंदर भी जो पहले एक मिठास हुआ करती थी वो खटास में बदल चुकी थी। तो लग रहा था ये होगा। लेकिन भारत के नजरिए से जब मैं देखता हूं, अगर ओपेक जो कि कार्टेल है, आज के जमाने में, एआई के जमाने में, कार्टेल जैसी सोच, कार्टेल जैसा संगठन समूह, ये बहुत पुराना सोच जो दकियानूसी सोच है उसको प्रतिबिंबित करता है। तो अगर ओपेक जो है वो कमजोर होती है और यूएई के जाने से और कमजोर होती है, या आने वाले समय में इरेलीवेंट हो जाती है, ये भी हो सकता है खत्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है, जो बड़े तेल के आयातक हैं जिसमें भारत जो है काफी आगे है, या चाइना हो गया, या कोरिया हो गया, या जापान हो गया, और बड़े आयातक हैं, अगर कार्टेल कमजोर होती है तो उनको तो इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। और मेरा मानना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी जो अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल्स के लिए वो लगभग तैयार है। आने वाले 2 साल में उनका उत्पादन जो है लगभग 3 मिलियन से 5 मिलियन बैरल्स पहुंच जाएगा। भारत के नजदीक भी है, शिपिंग टाइम हार्डली 4 दिन का होता है।
भारत के अच्छे उनसे संबंध भी हैं। तो दिल्ली के नजरिए, भारत के नजरिए से आप इसको देखते हैं, एक तरफ तो यूएई मित्र देश, दूसरा यह ओपेक कमजोर होता है, तीसरा ये कि यूएई का जो कुल मिलाकर की भूमिका है गल्फ कंट्रीज के अंदर, जीसीसी कंट्रीज में, वो बढ़ेगी। तो हमारे नजरिए तो जो भी डेवलपमेंट है अनुकूल है, लेकिन जो एक इम्पैक्ट इसका जीसीसी पे आएगा, जो ब्लॉक है, जो बहुत बड़ा ब्लॉक है, वो एक देखने वाली बात होगी। क्या जीसीसी से कमजोर होगा? क्या इसका जो शेडो है वो जीसीसी पे भी आएगी? मुझे लगता है कि आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ पूरा वहां का आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है गल्फ का, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, और जो एक नए समीकरण वहां पे बनना शुरू हो गए हैं, ये उन्हीं समीकरणों की तरफ का एक इशारा है और कहीं ना कहीं कदम है। नरेंद्र जी, आप कहेंगे कि बहुत बड़ा रिएक्शन क्रूड ऑयल प्राइसेस में इस खबर से आज आता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि एक स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद है, दूसरा यूएस एंड ईरान की जैसी स्टेटमेंट्स हैं। ऐसा लगता है कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है वो लंबा चल सकता है। बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। देखिए, अभी जो है वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सबका जोर है, ट्रम्प साहब का भी जोर है, कहीं ना कहीं ईरान को भी जानता है एक सीमा से आगे उसको बंद नहीं रख पाएगा। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन शुरू हो जाता है जहाजों का, टैंकर्स का, तो मुझे लगता है उसके बाद ये आपस में लड़ते भी रहेंगे तो दुनिया को ज्यादा चिंता नहीं होगी। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो कदम उठाया वो इसी दिशा में बढ़ाया। वो अमेरिका से भी अंडर प्रेशर में थे और देशों से भी प्रेशर में थे। वो कुल मिलाकर के यूएई जो है ओपेक से निकल के वो अपनी स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्रता और अपनी आजादी चाहता था। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें आने वाली, एकदम तो नहीं लेकिन आने वाले समय में कम होगी। यही आपने देखा, जो बाजार ने कहीं ना कहीं इस बात को समझा है और इसी हिसाब से रिएक्ट किया है। मुझे लगता है कि एक तरफ जो ओपेक कमजोर होगा, दूसरी तरफ अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, वो अपने प्रभाव को प्रयोग करके न्यू हेमिस्फीयर में और कुछ अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर अपना ब्लॉक बुलाएगा। वो हो सकता है ओपेक से भी मजबूत हो, उसका हो सकता है नाम भी कोई ना हो, इनफॉर्मल हो, लेकिन एक नया ब्लॉक जो है, पावर ब्लॉक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, वो लगभग अब तैयार होने लगा। कितना बड़ा होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, इतना जरूर, लेकिन उसका जो नेता है वो अमेरिका होगा, ये तो स्पष्ट होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे ओपेक का नेता काफी लंबे अरसे से सऊदी अरब था। तो काफी समीकरण बदल रहे हैं। पूरी जो विश्व की जो ऊर्जा के जो इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्डर है, उस पर परिवर्तन आ रहे हैं, और उसके साथ जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, खासतौर से हमारे पड़ोस में गल्फ कंट्रीज में भारी परिवर्तन। तो अभी आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो यूएई ने किया है, बात यही नहीं थमेगी। आने वाले दिनों या सप्ताहों के अंदर एक दो देश और ओपेक को छोड़ सकते हैं, जिसमें कजाकिस्तान का नाम भी चर्चा में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुला तो हम ज्यादा सप्लाईज यहाँ पर फ्लो इन होता हुआ देखेंगे। इन सब के बीच अगर ये सब होता है तनेजा जी, तो फिर किस तरह के क्रूड प्राइसेस हम बनता हुआ देखेंगे? एज ऑफ नाउ कितना जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही ये कितना नीचे आएगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। लेकिन जिस तरह के हालात बन गए हैं और जिस हिसाब से हमने देखा है कि अमेरिकी रवैया जो वो भी अड़ियल है और ईरान का तो है ही है, और कुल मिला के जितना निवेश होना चाहिए था, जिस तरह की बाधाएं खड़ी हो गई है सप्लाई सिस्टम को लेकर के, और दूसरा जिस हिसाब से सऊदी अरब, कुवैत, इराक जो बड़े तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, अब उनको लगने लगा है कि जो एग्जिट रूट है, मतलब उनके जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स का एग्जिट रूट है, इवैक्यूएशन रूट है, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी चाहिए। अब उसकी तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, जिसके लिए भारी मात्रा में पूंजी की जरूरत होगी। तो जो तेल की अभी तक जो कीमत होती है उसमें देखा जाता था आपकी एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट कितनी है, इवैक्यूएशन कॉस्ट कितनी है। अब जो नए रास्ते इनको बनाने पड़ेंगे, जो स्ट्रेट हॉर्मुज का झटका लगा है, हर देश नया रास्ता बनाना चाहता है। अब ये तेल की कीमत में उसको भी फैक्टर इन किया जाएगा, उसको भी गुणा भाग करा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय के अंदर स्ट्रेट हॉर्मुज खुलती भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि 90 के आसपास कीमतें घूमेंगी। हो सकता है कभी 85 भी हो जाए, लेकिन 90 का एवरेज जो है आने वाले 4-5 महीने रहेगा, अगर युद्ध दोबारा शुरू नहीं होता और स्ट्रेट हॉर्मुज जल्दी खुल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो कीमत कहाँ जाएंगी वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन $90 के आसपास कीमत घूमने वाली है अगर युद्ध दोबारा नहीं होता, लेकिन कोई शांति समझौता भी नहीं होता और जो स्ट्रेट हॉर्मुज पूरी तरह नहीं खुलती। तो $90 के आसपास के लिए अभी कम से कम आने वाले 4-5 महीने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो अगर आप प्रोडक्शन की कॉस्ट के हिसाब से देखें, डिमांड सप्लाई की देखें, जो पहले लगभग $62 पर बैरल बेस माना जाता था, आज वो बेस बढ़ करके लगभग $72 पर बैरल हो गया। मतलब $72 जो है आप उसको बेस मान के चलिए, और बाकी उसके ऊपर जितना भी है वो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। फाइनल सवाल नरेंद्र जी, और ये इंडियन मार्केट्स को लेकर है, जहां माना जा रहा है कि इलेक्शंस खत्म हुए नहीं कि पंप्स पे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। मनीषा देखिए, हमारी जो पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं, पंप पे कीमत बढ़ गई है, अमेरिका में भी आप देखिए कहाँ पहुंच गई है, हमारे पड़ोस के देशों में भी कहाँ पहुंच गई हैं। लेकिन यह है कि भारतीय कंपनियां जो हैं
जो पेट्रोल डीजल डी कंट्रोल कमोडिटीज हैं, आपको पता ही है, जैसे 2010 में ये कैबिनेट ने फैसला लिया था, पेट्रोल को तुरंत डी कंट्रोल करा गया था, डीजल को जुलाई 2014 में डी कंट्रोल करा गया। तो टेक्निकली स्पीकिंग, कानूनी हिसाब से तो ये डी कंट्रोल है, सरकार की कोई भूमिका नहीं, लेकिन सबको पता है कि पेट्रोल डीजल पॉलिटिकल कमोडिटी होते हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनियां जो हमारी विदेशों से तेल लेके आती हैं, 41 देशों से रिफाइन करती हैं, प्रोसेस करती हैं, बेचती हैं, वितरण करती है, इन सबकी जो वित्तीय स्थिति नाजुक हो चुकी है। और अगर आप ये चाहते हैं ये कंपनियां अपना काम बरकरार रखें, विदेशों में जाएं, मुश्किल हालात के बावजूद तेल को लाएं, शिप करें, रिफाइन करें, प्रोसेस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर आप चाहते हैं ये मुस्तैदी से काम करें और विदेशी एक्सपोर्टर इनको क्रेडिट देते रहें जैसे वो देखा है और इनको प्राथमिकता भी देते रहें, उसके लिए जरूरी है ये कंपनियों की बैलेंस शीट, फिस्कल हेल्थ मजबूत रहे। आज की हालत में वो नहीं है। तो एक सीमा से आगे मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने भूमिका अभी तक अदा करी है कि भारतीय कंज्यूमर को इंसुलेट करके रखा है, सुरक्षा उसको दी है, वो शायद देने का उनका सामर्थ्य ही ना रहे। तो अब ये तय सरकार को करना है कि भाई ये इनका सामर्थ्य जो है उससे समझौता कर लें, या जो ये कंपनियों की जो फिस्कल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, बैलेंस शीट है, इसको मजबूत रखें, जिससे जो उनकी मैंडेट है कि पूरी दुनिया में जाइए और भारत की जरूरत के तेल लेकर के आइए। और ये मैंडेट अगर वो पूरी तरह करना है, उसके लिए उनकी बैलेंस शीट और उनका आर्थिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में वो बीमार है, उनकी बैलेंस शीट पूरी हालत में है और उनकी जो साख है पूरी दुनिया के अंदर वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कंपनियों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए थोड़ी सी स्वायत्तता उनको देनी पड़ेगी, जिसके लिए कानून उपलब्ध है, क्योंकि पेट्रोल डीजल डी कंट्रोल कमोडिटीज हैं। तो ठीक है, हमें कंज्यूमर को इंसुलेट करना है, इकोनॉमी को मजबूत रखना है, लेकिन अगर ये कंपनियां ही कमजोर हो जाएंगी जिनको आपने ये मैंडेट दिया है, तो फिर ये सब कैसे हो पाएगा? ये एक प्रश्न है, इस पर चर्चा देश में होनी चाहिए। पॉइंट टेकन एज ऑलवेज। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो काफ़ी सारी चीज़ों पे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर यहाँ पर एनालिसिस और लाइट भी डालने के लिए।